आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां धमकी देने वाला गिरफ्तार किया है। इसने धमकी दी थी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को और बिहार के नालंदा से गिरफ्तारी हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मेल किया था इसने और 10 लाख रुपए की मांग की थी। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और यह गिरफ्तारी हुई है। और इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया था, उसके जरिए इसने मेल किया और बिहार के नालंदा से आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। यह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाला युवक पकड़ा गया है। इधर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से जब्त नोटों की गड्डियों की गिनती पिछले 3 दिन से हो रही है। रकम इतनी है कि इनकम टैक्स अफसरों की आंखें चौंधिया रही है। नोट गिनने वाली मशीनें तक खराब हो जा रही हैं और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए जा चुके हैं। टैक्स चोरी के आरोप में डाली गई रेड पर सियासत हो रही है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। शुक्रवार को पीएम ने जनता के पैसे लूटने वाले को पाई पाई लौटाने की बात कही थी। तो अब अमित शाह ने भी कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि करप्शन के नोटों की गंगा पर सियासत क्यों बहती जा रही है। एक साथ इतने कैश, एक साथ नोटों की इतनी गड्डियां देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। 5, 10, 50, 100 नहीं, अब तक 300 करोड़ की राशि सामने आ चुकी है। अलमारी और बैग में ठूंस कर रखे गए नोटों के ये बंडल झारखंड के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास, दफ्तर और उनके करीबियों के ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जब्त किए हैं। बुधवार 6 दिसंबर से ही शुरू हुई रेड 3 दिन बाद तक भी जारी है। नोटों को गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। अलमारी के अलावा 176 बैग में ठूंस कर भरे हुए नोटों में से 40 बैग की गिनती ही पूरी हुई है। आलम यह है कि इतने नोट को गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें भी अब जवाब दे रही हैं। 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम रेड डाल रही है। भ्रष्टाचार के पैसों पर प्रहार शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने एक संदेश के जरिए दिया था। कहा था, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दूसरे दिन बारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आई तो कैश कांड पर शाह ने साफ कर दिया कि मोदी जी के शासनकाल में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड देगा। धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ कैश मिलने के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। रविशंकर ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की मूर्ति भी बताया। तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो कैश कांड को सीधे हेमंत सरकार से जोड़ते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया है। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों की रुपया। बाकी के यहां तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है और मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस सांसद के कैश कांड का विरोध बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कर रही है।
प्रधानमंत्री ने तो इशारों में पब्लिक को कांग्रेस का भ्रष्टाचार समझाया भी है। वैसे इस कैश कांड की गूंज लोकसभा चुनाव से पहले जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो कांग्रेस सहित पूरी विपक्षी पार्टियों के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रहे इनकम टैक्स के सर्वे और उसके ठिकानों से बरामद 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिलने के बाद देश में सियासत हाई है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि अभी तक किसी भी एजेंसी ने यह नहीं कहा कि यह काली कमाई है। एजेंसी ने यह नहीं कहा है कि धीरज साहू के ठिकानों से बरामद नोट काली कमाई ही है। जांच चल रही है और 1 रुपया भी काली कमाई का निकला तो ये बात तय जानिए कि कांग्रेस पार्टी किसी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं देगी, वो व्यक्ति चाहे कांग्रेस पार्टी का ही क्यों न हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उनको एक बात स्पष्ट करना चाहिए कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या और अन्य लोग जो देश का पैसा लेकर के भाग गए हैं, उनको कब वापस लाया जाएगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में 300 करोड़ से भी अधिक कैश मिलने पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं रह गई। सुशील मोदी ने धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। के लिए ईमानदारी कोई चीज नहीं है और नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा और ऐसे लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं। और इसलिए ये जो धीरज साहू है, इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और बिहार के टॉपर घोटाले का आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने सियासत को गरमा दिया है। करोड़ों की संपत्ति बरामद होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वैशाली जिले के भगवानपुर के ठिकानों पर ईडी की रेड शनिवार सुबह से ही शुरू हो गई और ईडी की जब्त जमीन पर कब्जा कर कंस्ट्रक्शन कराने के आरोप में बच्चा राय पर शिकंजा कसा गया है। बिहार टॉपर घोटाले का आरोपी बच्चा राय फिर से सुर्खियों में आया है। दरअसल टॉपर शिक्षा घोटाले के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय की करीब 42 डिसमिल जमीन को ईडी ने जब्त किया था, पर जब्त की गई जमीन पर ही बच्चा राय ने कब्जा कर लिया था। कब्जा किए जाने के बाद ईडी ने भगवानपुर थाना से जब्त जमीन को खाली कराने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ईडी ने भगवानपुर थाने में बच्चा राय के खिलाफ जमीन कब्जा करने के आरोप में बीते 18 नवंबर को भगवानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। उसके बाद शनिवार की सुबह ईडी ने अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के 2 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी के नेता हमलावर हैं। आरसीपी सिंह कहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों से लगता है कि बिहार में कुशासन पूरी तरह से है। व्यक्ति की संपत्ति ईडी ने जब्त की और उस जब्त की हुई संपत्ति पर कोई स्कूल बना करके स्कूल की अनुमति ले ले तो भाई बिहार के शिक्षा विभाग को क्या किया जाएगा? प्रणाम किया जाएगा कि भाई जहां सही में किसी प्रकार की का कोई कानून नहीं है, कुछ बचा ही नहीं जी। बता दें 2016 में वैशाली जिले के विशुन राय महाविद्यालय की छात्रा रूबी राय टॉपर बनी थी। इसके बाद मीडिया इंटरव्यू में उसने अपने विषय पॉलिटिकल साइंस को प्रोटिकल साइंस कहते हुए बताया था कि इसमें खाना बनाने की पढ़ाई होती है। बच्चा राय के कॉलेज की छात्रा के इसी इंटरव्यू के बाद विवाद बढ़ता गया और सरकार की बनाई जांच समिति की टीम ने एक के बाद एक खुलासे किए। अब बच्चा राय के खिलाफ फिर से ईडी की कार्रवाई ने विरोधियों को सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से जब्त जमीन पर कब्जा कर कंस्ट्रक्शन करने के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर छापेमारी की है। बच्चा राय के कॉलेज के सामने से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ईडी की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने के मामले में केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा भगवानपुर वैशाली के भगवानपुर में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुबह से आप देख रहे हैं कि जो टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय हैं, उनके आवास और कॉलेज पे, ये कॉलेज है उनका विशुन राजदेव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है और इस कॉलेज पे आप देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है और बाकायदा ये पूरा कॉलेज है और इसके जस्ट बगल में जो है वो 42 डिसमिल जमीन थी जिसपे अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था। उस निर्माण कार्य को लेकर चूंकि ईडी ने इस जमीन को अटैच किया था और इस जमीन पर कब्जा किया था
जिसके बाद ईडी का बोर्ड यहाँ पे लगा था, लेकिन उस बोर्ड को हटाकर अवैध रूप से ये कब्जा यहाँ पे किया जा रहा था, जिसको लेकर ईडी की टीम जो है पटना से आई और सुबह से 2 ठिकानों पर जो उनके आवास और ये कॉलेज पे लगातार सुबह से कार्रवाई जो है वो चल रही है। आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो बाहर खड़े हैं, बाहर मौजूद हैं इस कॉलेज के बाहर, और ये पूरा परिसर जो है वो अभी सील किया गया है और यहाँ पे अंदर जो है वो ईडी के पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अंदर घंटों से जांच की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि पहले सुबह ही ईडी की टीम ने यहाँ पे दबिश दी और उस समय से लगातार जांच की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि जब ये कार्रवाई खत्म होती है उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कितनी संपत्ति का ब्यौरा ईडी के हाथ लगता है और क्या कुछ ईडी इस पूरे कार्रवाई में जब्त कर पाते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। जब ईडी की कार्रवाई जब समाप्त होगी उसके बाद ये सब कुछ पता चलेगा कि आखिरकार ये जो शिक्षा माफिया जो टॉपर घोटाले के जो मुख्य आरोपी हैं बच्चा राय, उन्होंने इसमें क्या कुछ किया है और कितनी जो जब्त होगी, जो रुपए की राशि क्या होती है, कागजात क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कुछ देर में साफ होगा। जब ईडी की कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, भगवानपुर। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सांसद धीरज साहू और बिहार के टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई पर कहा कि देश के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई मोदी की गारंटी है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिख रहा है, किस तरह उन लोगों ने देश को लूटने का काम किया। आज सोचिए कि एक प्रदेश में 300 करोड़ रुपया से अधिक राशि प्राप्त होना, ये अत्यंत ही भ्रष्टाचार पर जो मोदी जी की कार्रवाई है उसका प्रतीक है। लगातार ये चलता रहेगा। इस देश में भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई मोदी की गारंटी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में रैली करेंगे। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती देने की सोच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर स्वीकार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो वक्त के गर्भ में है। लेकिन सियासी दलों ने अभी से अपनी अपनी सियासी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि 24 दिसंबर को पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैली करने वाले हैं। यूपी जेडीयू के संयोजक ने इस बात की जानकारी दी कि 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली होगी। यह तो उन्होंने खुद भी कहा है कि अब वो बिहार से बाहर भी और खास तौर से उत्तर प्रदेश और झारखंड में वो जनसभाएं करेंगे। ऐसी बातें तो उन्होंने खुद भी कही हैं और वो जाएंगे तो पार्टी उसकी तैयारी करेगी और कर रही है। और हमको लगता है कि इस महीने से अगले महीने तक में उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो कार्यक्रम होने की संभावना है। यूपी के वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कहीं से भी लड़ें, अब कुछ होने वाला नहीं है। फर्क क्या पड़ने वाला है? बिहार के किसी कोने में भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और झारखंड और उत्तर प्रदेश में करेंगे तो फर्क क्या पड़ने वाला है। बता दें कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन विपक्षी इंडी गठबंधन में न तो अब तक नीतीश को पीएम फेस बनाया गया, न ही इंडी अलायंस का संयोजक ही घोषित किया गया। हालांकि नीतीश कुमार खुद भी कहते रहे हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जेडीयू नेता कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सबसे अनुभवी हैं। सवाल है कि क्या झारखंड और यूपी में रैली कर नीतीश कुमार अपनी अहमियत जताना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में रविवार यानी 10 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, लेकिन काफी दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर होंगे। चूंकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से उपाध्यक्ष होते हैं और इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपाध्यक्ष हैं। सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से साल 2014 से अब तक पिछले 9 साल में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों को कुल 55 बैठकें हुई। इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल हैं। बैठक को लेकर मीडिया के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि अपनी बातों को रखेंगे। बैठक में जो भी बात सब जिलों को जो कहना जिला करे, सब राज्यों को जो कहना कहेगा सारी बात, ये तो पहले ही से परंपरा है, तो यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। झारखंड और उत्तर प्रदेश जनसभा करने तो अलग बात है। इधर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि इस बैठक में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा तो उठाया जाएगा, लेकिन दूसरे तरीके से, क्योंकि इस बैठक का अलग एजेंडा होता है। विशेष राज्य का दर्जा मांगना ये तो हमारा एक तरह से समझिए कि मुद्दा है ही, लेकिन इस जो परिषद की बैठक है इसमें जो मुद्दे पहले से चले आ रहे होते हैं या दो राज्यों के बीच में होते हैं या केंद्र से जो बात उठानी होती है, लोग उसको उठाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो चीजें विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित हैं उसको भी इस बैठक में दूसरे ढंग से उठाया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लखीसराय के नोनगढ़ गांव पहुंची, जहां पंचायत की मुखिया जूली कुमारी समेत ग्रामीणों ने यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विकसित भारत के निर्माण की शपथ ली। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जागरूक कराना था। कार्यक्रम में राज्य सरकार के अधिकारियों के न पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की और बिहार सरकार पर निशाना साधा। बिहार की जनता को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिले, केंद्र की योजना उनके घर तक पहुंचकर उनसे फॉर्म भराकर वंचित लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार की छोटे हृदय और संकीर्ण मानसिकता और प्रधानमंत्री का नाम नहीं हो, इसके चलते जो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार राज्य सरकार का कतई उचित नहीं है। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आज इस गांव के अंदर पहुंची है। ये देश के सभी पंचायतों के अंदर आने वाले 25 जनवरी तक पहुंचेगी, जहां पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सैचुरेशन तक पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति को मिले और हर लाभार्थी को इसका लाभ मिले। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति योजना से वंचित है उसको इसका लाभ मिले। इस दृष्टि से ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ किए। और बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बहाली को लेकर दूसरे चरण की परीक्षाएं हो रही हैं। सिवान के वेम्बली इंटरनेशनल स्कूल पर बने परीक्षा केंद्र पर 92 परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिससे गुस्साए परीक्षार्थियों ने बवाल किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें भाषा विषय का प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र की कमी की वजह से परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया। अधिकारी इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजने की बात कह रहे हैं। सर ले रहा है, वो भी दोषी नहीं है जब क्वेश्चन शॉर्टेज था। ये सर कैसे सर फिर बुकलेट कैसे कम होगा सर? यहाँ पर क्वेश्चन कम। अरे सर ऐसा संभव नहीं है, सब झूठ है। तो हम लोग जाके 77 के लिए वहाँ से खोजवाना शुरू किए और जगह घूमे पूरे। सर ये सारा चीज जहानाबाद में शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 8000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के बाद घर लौटते ही परीक्षार्थियों की रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या जमा हुई। ट्रेन में चढ़ते वक्त भी लोगों में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। परीक्षार्थियों के लिए पुख्ता सुविधा व्यवस्था न होने के चलते कई लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली, जिसका जायजा लिया राजीव रंजन विमल। परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद अब स्टेशन की ओर पहुंचे हैं।
कोशिश है कि किसी तरह से स्टेशन में जगह बनाकर और अपने ट्रेन में जगह बनाकर और अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच जाए। आप इन तस्वीरों को देखिए, थोड़ी दूरी है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है दोनों तरफ में गया की ओर जाने वाली ट्रेनें उधर आती हैं, इधर पटना की ओर जाने वाली ट्रेनें आती हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर उसी तरह से भीड़ है। जी मैं गोरखपुर से हूँ, एक्चुअली मैं मुंबई रहती हूँ। इसी एग्ज़ाम के लिए मैं 1 तारीख को ही गोरखपुर आई हूँ और फिर वहाँ से यहाँ पर आई हूँ। अच्छा। ट्रेन की फैसिलिटी भी बहुत कम है। हाँ। तो बहुत भीड़ है ट्रेन में। हाँ। तो कैसे भी करके इसमें चढ़ पाए हैं हम। फिर वहाँ से पटना जाएंगे, फिर पटना से पाटलिपुत्र जाएंगे, फिर वहाँ से गोरखपुर जाएंगे। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसी तरह अपने घर तक पहुँचने की जद्दोजहद है, पहुँचना है बस। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और आगे देखिए जोहार झारखंड।